हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज हमारी पहली वीडियो है बी ट्रिपल सब्जेक्ट की। यानी कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बी ट्रिपल पढ़ेंगे। बी ट्रिपल ने आपको काफी दर्द दिए होंगे, काफी मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि जो ईसी वाले होते हैं, आईटी वाले होते हैं, उनको तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर होती नहीं है। लेकिन जो केमिकल, मैकेनिकल, सिविल के लोग होते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, और ये काफी लोगों के बैक लगवाता है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है बी ट्रिपल बेसिक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जितना इसका नाम हार्ड है सुनने में, उतना ये सब्जेक्ट भी लोगों को कठिन लगता है। लेकिन आप इसका क्या है, एक प्रोसेस है। अगर इसको लाइन से सीखेंगे तो आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। बेसिकली है क्या कि जो प्रोसेस है वो हम नहीं सीखते हैं, और हम क्या करते हैं, इससे डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बेसिकली एक पूरी प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि आपको आएगा नहीं। तो गाइस, दो चीजें हैं। पहले मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले बता देता हूँ। पहले आप वीडियो को 5 या 10 मिनट देखिए। आप वीडियो की लेंथ देखिए। पहले 2 मिनट में आप जज मत कीजिए कि टीचर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आप पहले 10 मिनट वीडियो को देखिए। जैसे ही हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी, मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, तब आपको मजा आने लगेगा और आपको चीजें भी समझ में आने लगेंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आप यहाँ पे रुकिए और थोड़ा समझिए। तो पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में नाम आते हैं इलेक्ट्रिकल और सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल से तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे उससे फैन चलता है, लाइट चलती है, ये सब चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक तो आपको समझ में आता है। लेकिन सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या होता है कि सर्किट हमारा क्या होता है, करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पाथ चाहिए होता है। करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पाथ चाहिए होता है, कोई लूप टाइप चाहिए होता है, कोई पाथ चाहिए होता है। और वो पाथ क्या कहलाता है, वो पाथ होता है हमारा सर्किट। यानी कि उसको कोई रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए तो वो क्या करे, अब जैसे ये है, ये हमारा एक तार लगा हुआ है। अब यहाँ से मान लो ये पावर हाउस है, और पावर हाउस से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। यहाँ पे आपका घर है। अब किसी ने यहाँ से तार काट दिया, क्या आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी? क्या आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप तोड़ोगे तो यहाँ पे आपके घर पे क्या हो जाएगा, करंट या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना चालू हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये पूरा एक क्या है, सर्किट है। यानी कि ये एक क्या बन रहा है, सर्किट है। अब यहाँ पे आप इसको अर्थ से जोड़ दो, और ये भी अर्थ पे ही है, ये भी अर्थ पे। ऐसा तो है नहीं ये चंद्रमा पे और आप अर्थ पे खड़े हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या होगा, एक पूरा क्या बन जाएगा, ऐसे लूप बन जाएगा। और वो लूप ही क्या कहलाता है, हमारा सर्किट। यानी कि करंट को फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक सर्किट चाहिए होता है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करवाएंगे। अब हमको क्या करना पड़ता है कि करंट फ्लो होने के लिए हमको पता लग गया लूप चाहिए। अब उन्हीं लूप को इस हम चैप्टर में क्या करेंगे, लाइन वाइज लाइन सोल्व करेंगे। उससे पहले हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम नोडल एनालिसिस, केवीएल, केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बेसिक्स रहेगा। बेसिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना जरूरी है। मुद्दा क्या है, चीजें हमने पढ़ी हैं, 12वीं में पढ़ी हैं, किसी ने जेई में पढ़ी हैं, वही चीजें आज मैं रिपीट करूंगा। लेकिन वो चीज आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो चीजें दोबारा क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो हमारे पास उसके अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं। पहला होता है रेजिस्टेंस, जो ऐसा होता है, आपने देखा होगा। दूसरा होता है कैपेसिटेंस, जो ऐसा आप लिखते थे। और तीसरा होता है इंडक्टेंस, ये कुछ ऐसा होता था।
और ये होती है हमारी बैटरी। ऐसा कुछ कुछ होता था, यानी कि एक सर्किट होता था, उसके अंदर क्या होता था, रेजिस्टेंस, जिसको आप किससे लिखते थे, आर से लिखते थे। कैपेसिटेंस होता था जिसको आप सी से लिखते थे, और इसको एल से लिखते थे, इंडक्टेंस, और ये होती थी बैटरी। ऐसे आप क्या करते थे, एक सर्किट बनाते थे, किसी में अकेला आर रहता था, किसी में अकेला सी रहता था, किसी में अकेला एल रहता था, किसी में 2 का कॉम्बिनेशन रहता था, किसी में 3 का कॉम्बिनेशन रहता था। अब आर और एल और सी क्या होते हैं, वो हम तीनों कैटेगराइज कर लेते हैं, और इनको कैसे कैसे ये क्या काम करते हैं वो चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, यानी कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, यानी कि अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। ये क्या करता है, अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, यानी करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है कौन, रेजिस्टेंस। फिर आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एल क्या करता है, ये अपोज करता है चेंज इन फ्लो को, यानी कि फ्लो के करंट में चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है। ये क्या करता है, अपोज चेंज इन फ्लो ऑफ करंट। ये चेंज को अपोज करता है। और हमारा कैपेसिटेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, ये वोल्टेज के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। ये क्या करता है, अपोज चेंज इन वोल्टेज, यानी कि तीनों में अंतर क्या है, ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, ये चेंज इन फ्लो को अपोज करेगा, यानी चेंज इन करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और ये चेंज इन वोल्टेज को करेगा। इसको किसको अपोज करेगा, चेंज इन वोल्टेज को। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है इंडक्टेंस, और ये होता है कैपेसिटेंस, जो आप आगे सर्किट में लगाएंगे और पढ़ेंगे। फिर क्या होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को आप कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे सीरीज में जोड़ सकते हैं। ये क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्या होता है, ऐसा आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज आप देख लीजिए। ये क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सेम इंडक्टेंस का भी ऐसे ही होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, यही चीजें बार बार काम में आती है। आप इनको आसान समझ के स्किप कर देते हैं और फिर आगे बोलते हैं हमको BEEE नहीं आती। अब ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है। सेम इसी में यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटेंस लगा होता है कुछ ऐसे। ये हो गया कैपेसिटेंस। अब क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R1 हुआ, और ये R2 हुआ। अब यहाँ पे दो लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज था, यहाँ पे कोई वोल्टेज था। अब इसके बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। दो रेजिस्टेंस जैसे ही लगे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको एक बनाएंगे। जैसे सर्किट सोल्व करेंगे आगे तो आप इसको क्या करेंगे, एक बनाएंगे, ताकि आपका सर्किट क्या हो, जल्दी जल्दी सोल्व हो, आसान हो। अब एक तो आप दो चीजें हैं आपके पास, एक एक चीज है, तो एक चीज को सोल्व करना आसान होगा। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। फिर यहाँ पे अगर ये दो लगे हुए हैं, इसको एक बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R का वैल्यू। ये आई बात समझ में। सेम क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, L1 प्लस L2, यानी सीरीज में लगे हुए हैं तो ये L1 प्लस L2, और अगर इसके अंदर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। आई बात समझ में, इतनी राम कहानी आई समझ में।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। कैपेसिटेंस में अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो हमारे पास क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा, और अगर ऐसे लगे हुए हैं तो हमारे पास C रिजल्टेंट क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर आप लिख सकते हैं 1/C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो ये होता है किसका, पैरेलल के सीरीज के लिए, ये होता है पैरेलल के लिए। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार काम आएंगे, मैं पहले बता देता हूं। ये फॉर्मूले एक बार नहीं 1000 बार काम आएंगे, पहले आप इसको याद कर लीजिए। और दूसरा ये है, जब भी आप BEEE पढ़ने बैठे कॉपी पेन हाथ में रखें और जो जो लिखाया जा रहा है वो लिखते रहें। तो ये क्या हो गया, सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। यहाँ पे उल्टा है, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। अब क्या होता है, सीरीज जो सर्किट होता है, सीरीज सर्किट होता है, उसके अंदर क्या होता है, करंट सेम होता है। करंट क्या होता है, करंट होता है सेम, आई बात समझ में। और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। वोल्टेज क्या होता है, यानी कि यहां और यहां वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसके दोनों सिरों पर वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इस पूरी लाइन में क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा। यानी जो करंट यहां से आपने डाला है वही करंट यहाँ पे आपके पास निकलेगा। यानी कि करंट इस लाइन में अगर 2 एम्पियर है तो वो क्या रहेगा, 2 एम्पियर ही रहेगा। ये क्या करता है, इसके अंदर क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। यानी कि यहाँ पे क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो इस वाली पाथ में भी कितना वोल्टेज होगा, 10 वोल्टेज होगा। लेकिन यहाँ पे करंट कितना होता है, अगर यहाँ पे I करंट डाला है तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, और वो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 की। वो करंट किसके बराबर होगा, बेसिक चीजें हैं, आपने पढ़ रखी हैं, कुछ नया नहीं है। I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। आई बात समझ में। अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, आगे की बात करते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट यूनिट में कुछ नहीं है, सिर्फ यही 4-5 फॉर्मूले बार बार लगते जाएंगे, यही फॉर्मूले बार बार लगते जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR होता है। और इसके लिए पावर क्या होता है, पावर होता है V डॉट I। ये सभी के लिए पावर की यही होता है V डॉट I, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R। अगर V की वैल्यू यहाँ पे IR लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R। और इसके लिए एनर्जी लिखेंगे तो वो क्या होगी, P डॉट dt का इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास ये तीनों आपको पता होना चाहिए। V क्या होता है रेजिस्टेंस के लिए IR, P क्या होता है I स्क्वायर R, और W क्या होता है P dt। यहाँ पे अगर आप V किस देखेंगे तो यहाँ पे V क्या होगा, L di अपॉन dt, क्योंकि ये क्या कर रहा था, चेंज को बता रहा था ना, di अपॉन dt करंट के चेंज को बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो अपोज कर रहा था, और ये क्या है, उसका कांस्टेंट है। और फिर हमारे पास क्या था, पावर आता है, पावर क्या होती है, Li di अपॉन dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पावर का इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी या फिर वर्क आ जाएगा, वो क्या होगा, Li स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ में। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फिर आता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू CV, और C क्या हो जाएगा, Q बाई V। ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V, और P क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और P क्या होगा इसके लिए, P होगा इसके लिए C dV अपॉन dt इंटू V। ये क्या हो जाएगा इसके लिए P, और ये क्या हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ में। तो ये तीनों चीजें VP और W, VP और W और VP और W हो गए, तीनों किसके लिए,
हमारे रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए। तो ये आपको पता होने चाहिए। इतने फॉर्मूले से आप पूरी यूनिट क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किट यूनिट आप क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर इतना आपको पता है। आपको क्या पता होना चाहिए कि इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं, इनको कैसे जोड़ते हैं। इनका भी, दोनों का भी इतना यूज कहीं पे है नहीं, कोई एक दो क्वेश्चन है। बाकी इसके से आप क्या कर सकते हैं, पूरी यूनिट सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इतना ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अभी हम और बातें करते हैं थोड़ी, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं किरचॉफ करंट रूल की, जिसको आप केसीएल के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ करंट रूल हमको क्या बोलता है कि किसी भी एक नोड पे, किसी भी एक नोड पे, जैसे आपके पास एक सर्किट है, मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी पहले बनाया था, ये था, ये था, ये था और ये कुछ ऐसा था। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, काफी चीजें लग सकती हैं। आप 5 रेजिस्टेंस डाल दो, 10 रेजिस्टेंस, 5 कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटेंस, 2 इंडक्टेंस, कितने भी डाल दो, कितने भी डाल दो। तो करंट क्या बोलता है, किरचॉफ करंट रूल क्या बोलता है कि कोई भी नोड, यानी कि इसका आप कोई भी नोड उठा लो, उस नोड पे आने वाला करंट, यानी कि उस नोड पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि किसी टाइप से करंट आया और करंट बाहर गया, तो आने वाला करंट और टोटल जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर होगा। अब आप क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे पता। मान लीजिए कि आपके पास तार था, कोई तार था और नोड आया और फिर आपने 2 तार लगा दिए। अब मान लीजिए यहाँ पे करंट आ रहा था 10 एम्पियर का, यहाँ पे 5 का गया, यहाँ पे 3 का गया। अब 2 एम्पियर करंट कहाँ जाएगा, 2 एम्पियर करंट अगर आप रख लेंगे तो पीछे वाला तार क्या हो जाएगा, फूलना चालू हो जाएगा, और फूलते फूलते वो क्या हो जाएगा, एक दिन मोटा हो जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि तार है भाई, वो रुकने लग गया, वो इसके पेट में रहने लग गई, 2 एम्पियर करंट इसके पेट में रहने लग गया, तो ये क्या होगा, ये तो मोटा ही होगा। मोटा होगा कि नहीं। जैसे घर में आपने देखा होगा, कई बार बिजली क्या हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है, कई बार खराब बिजली आ जाती है, तो क्या हो जाता है, सारे तार मोटे हो जाते हैं ना, सारे तार मोटे और काले हो जाते हैं। वैसे क्या हो जाएगी, ये काली और मोटी हो जाएगी। वैसे तो हमको उसने क्या बताया कि टोटल आने वाला करंट और टोटल जाने वाला करंट, यानी कि एक नोड था जहां पे इतने सारे वायर लगे हुए थे, ये लगे हुए थे, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, करंट आ रहा था, इधर से 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 करंट आ रहा था, और इन दो से क्या हो रहा था, करंट जा रहा था। तो मान लीजिए ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था, ये I4 था, ये I5 था और ये I6 था। तो ये क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट, यानी कि आने वाला करंट क्या होगा, I1, I2, I3 और I4, और जाने वाला करंट क्या है, I5 और I6। तो टोटल आने वाला करंट टोटल जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो ये किसने बताया, हमारे केसीएल रूल ने, किरचॉफ करंट रूल ने क्या बताया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 किसके बराबर होंगे, I5 प्लस I6 के। ये किसने बताया, किरचॉफ ने बताया। और ये चीज कहीं पे भी लगा लो। अब ये क्या है, लॉ है, लॉ है मतलब लॉ का मतलब आप क्या समझते हैं कि वो चीज कभी गलत नहीं हो सकती। आप उसको यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई कीजिए। लॉ एक ऐसी चीज होती है, ऐसा स्टेटमेंट होता है, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी अप्लाई कीजिए, आप उस चीज को गलत साबित नहीं कर सकते, उस चीज को आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, लॉ होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उसको आप क्या नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूं कि एक नोड पे आने वाला इनकमिंग करंट जाने वाले इनकमिंग करंट के बराबर होगा, तो ये आप चाहे दुनिया के किसी भी सर्किट में लगा लीजिए, किसी भी नोड पे लगा लीजिए, और देश की दुनिया के किसी भी कोने में लगा लीजिए, ये चीज वैलिड रहेगी, वैलिड रहेगी, वैलिड रहेगी कि इनकमिंग करंट क्या होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अब कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन कि हमारा जो करंट लॉ है किस पे डिपेंड करता है, तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, चार्ज।
ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अरे आई क्या होता है, आई होता है dq अपॉन dt, आई dq अपॉन dt, तो यहाँ पे q1 हुआ dq2 अपॉन dt प्लस dq3 अपॉन dt प्लस dq4 अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, dq5 अपॉन dt प्लस dq6 अपॉन dt। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस इज इक्वल टू q5 प्लस q6। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एक बार आपको इतना ही याद रखना है, अभी बेसिक बताया है, इसके एप्लीकेशन अभी अगले वीडियो में करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो वो भी हम इसके ऊपर क्या करेंगे। तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है, और ये आपके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता कि आप तार का मटेरियल क्या ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं है। लो है मतलब हर जगह लगेगा, आप दुनिया का कोई भी नोड उठा लो किसी भी कोने से। तो ये हुआ हमारा किरचॉफ करंट रूल। अब हम देखते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल, वो क्या होता है। अब आता है हमारा केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल हमको क्या बताता है, किरचॉफ वोल्टेज रूल हमको बोलता है, जैसे हमने क्या बनाया था, अभी एक सर्किट बनाया था, ये सर्किट हमने बनाया था, ठीक है, बना लिया सर्किट। ये क्या थी, बैटरी थी, है ना, ये बैटरी थी, ठीक है। अब ये क्या था, हमारा एक सर्किट था। तो हमारा केवीएल क्या बोलता है, केवीएल बोलता है आप कोई भी लूप ले लो, आप क्या ले लो, कोई भी लूप ले लो, कोई भी लूप ले लो। यहाँ पे ये क्या लूप है, पूरा यहाँ से चालू है, यहाँ से जुड़ा, कहीं से बीच में टूटा फूटा नहीं है, तो ये क्या है, एक लूप है। अब केवीएल ने क्या बताया कि आप कोई भी लूप ले लो, उसके अंदर का आप क्या निकालो, वोल्टेज, इसके अंदर आप वोल्टेज निकालो पूरे लूप में, और उस वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा, उस वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा। और ये भी क्या था, एक लो था, ये भी क्या था, एक लो था। यानी कि आप कोई भी सर्किट लो, कोई भी सर्किट लो, उस सर्किट के अंदर आप पूरा क्या करो, घूमो, यहाँ से चालू करो, यहाँ पे जाओ, 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 और उसका टोटल वोल्टेज क्या आएगा, टोटल वोल्टेज क्या आएगा, जीरो आएगा। पहले वाले में करंट था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यहाँ पे लूप में क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव लिखूं, ये रेंडम माना है मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर किसका, यहाँ से चलो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वी माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस वी आर, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो वी एल, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो वी सी। ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और ये क्या बन गया, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। तो ये होता है हमारा केवीएल। ये बेसिक सी डेफिनेशन बताई है, आगे बहुत अच्छा काम आने वाला है। ये उस वाले केसीएल से भी ज्यादा काम कौन आएगा, हमारे केवीएल रूल काम आएगा। दिखता छोटा सा है लेकिन बहुत काम की चीज है। तो आप क्या करेंगे, पूरे लूप के अंदर क्या कर देंगे, वोल्टेज को जीरो कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, केवीएल। आप इसको किसी भी लूप में लगा सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, एक लूप होना चाहिए। दूसरा, ये किसी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे पहले वाले की चीजें ही तरह सब चीजें सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लूप होना चाहिए, वहां पे लूप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहां पे सिर्फ हमको एक नोड लेना था। यहाँ पे आपको एक लूप की जरूरत होगी, और उस लूप के अंदर क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। तो ये होता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब हम देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। अब क्या आता है हमारे पास, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या करता है, हमको इंडिविजुअल वोल्टेज देता है, हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज देता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दो चीजें दिख रही होंगी जो मैंने अभी अभी पढ़ाई हैं, पहली क्या कि पहली तीनों क्या है, सीरीज में है। दूसरा क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी तीन या ज्यादा या कम मतलब दो अगर सीरीज में है तो उनमें करंट क्या होगा, बोलो,
बोलो रे, करंट क्या होगा, करंट सेम होगा, यानी कि यहाँ जो करंट होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। तो मैं इसका रिजल्टेंट लिखूं तो R कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में है। तो मतलब ये जो तीनों काम कर रहे हैं वही काम कौन करेगा, ये R करेगा। रिजल्टेंट का मतलब यही तो होता है कि आप इनको हटा दो, इनकी जगह एक ऐसा डिवाइस लगा दो जो तीनों के जैसा एक ही काम कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ V इक्वल्स टू आई आर, तो V आई आर लगाया तो यहाँ पे क्या हुआ, I की वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू कितनी आई, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यू आई, यही वैल्यू आई। अब हमको किसके निकालना है, R1 के अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालना है, V R1 निकालना है हमको, क्या निकालना है, V R1। तो लगाओ फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर लगाया, V इक्वल्स टू आई आर लगाया तो यहाँ पे क्या बन गया, आई R1। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और इनटू में क्या आ जाएगा, R1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, V1 का वोल्टेज। अगर V2 के अकॉर्डिंग निकालना है तो VR2 क्या हो जाएगा, VR2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रूल, यानी वोल्टेज डिवीजन रूल क्या हुआ, ये वोल्टेज क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ये इसका वोल्टेज, ये इसका वोल्टेज, ये इसका वोल्टेज। अरे वोल्टेज तो सेम नहीं रहेगा ना, सीरीज में वोल्टेज तो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, जबकि करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, करंट को क्या कर दिया, सेम कर दिया। V क्या था, I क्या है, तीनों में सेम है, तो I की वैल्यू ये हुई, R1 रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो V बराबर आई आर। VR3 के लिए लिख सकते हैं आप VR3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सेम ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, करंट डिवीजन रूल होता है। क्या अब आता है हमारे पास करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल कब होगा, करंट का डिवाइडेशन कब होगा, जब हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल ब्रांच होंगी। पैरेलल ब्रांच होंगी तभी तो क्या होगा, I का डिवाइडेशन होगा। और पैरेलल में क्या होता था, V क्या होता था, हर ब्रांच में सेम होता था। ये चीज मैं बता चुका हूं अभी पीछे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे V क्या होगा, सेम होगा, और करंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, करंट की फॉर्म में दिया होगा, और हमको क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है, क्योंकि V तो हमको पता ही है। तो R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, R1 R2 इज इक्वल अपॉन R1 प्लस R2। ये पता है कैसे आया, ये तो पता है, क्योंकि 1 अपॉन R क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस R2, ये होगा R इक्विवेलेंट। तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब लगाओ V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे तो V इक्वल्स टू आई आर लगाया, V I, R क्या है यहाँ पे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमको किसके लिए निकालना है, R1 के लिए, इसके लिए हमको निकालना है, फिर इसके लिए निकालना है। इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसके लिए V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे तो I, और यहाँ पे R क्या है, R1 है। तो V दोनों का सेम है, तो ये दोनों पार्ट क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर करो, I R1 R2, और यहाँ पे I1 होगा ना, R1 प्लस R2, और ये क्या हो जाएगा, I1 R1। अब R1 से R1 कैंसिल हुआ तो I1 कितना निकल के आ जाएगा, I R2 R1 प्लस R2। अब इस फॉर्मूला को आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करते हैं I1, और यहाँ पे क्या करते हैं, I R1, सीधा R1 याद कर लेते हैं। अगर दो पैरेलल लगे हैं तो R1 का पूछा है तो उसके साथ क्या आएगा, R2 आएगा, और यहाँ पे I2 होगा तो वो क्या होगा, I R1, यानी कि दूसरा वाला रेजिस्टेंस। और अगर तीन होंगे तो उनके रिजल्टेंट पे चलेगा। तो ऐसे आगे से आगे चलेगा, वो आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या होगा, I1 क्या होता है, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, I2 क्या होगा, I R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसको फॉर्मूले को एडजस्ट नकल से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये चीजें प्रोसेस करेंगे, बार बार करेंगे क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिक ये चीजें आपको क्या हो जाएंगी, फ्लो हो जाएंगी और आपको आने लग जाएंगे। तो इसको एकदम ऐसे रट के नहीं बैठना कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि आपको पता क्या होना चाहिए कि पैरेलल है तो वोल्टेज बराबर होगा और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। सीरीज है तो करंट सेम होगा और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा।
तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें हमने केवीएल, केसीएल, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब पढ़े। ये चीजें आपको कल वाले वीडियो से पहले, अगले वीडियो से पहले आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अगला वीडियो समझ में आएगा और अगला वीडियो अच्छा भी लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये चीजें आप याद करेंगे, आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी, क्योंकि आप अगले वाले वीडियो में जो चीजें आएंगी, आप क्वेश्चन आना चालू होंगे तो आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। वरना ये चीजें अगर आपको पता नहीं होगी तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और उनको आप रिवाइज कीजिए, जिससे आपको ये चीजें आए। और आज के वीडियो में इतना ही। आज के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।